नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का हमारा प्यारा सा भूगोल पढ़ते हम आगे बढ़ रहे थे और हमारे इस मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 7 चैप्टर जो है उन्हें हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 8 शुरू हो रहा है। यानी कि अब हम 50% जो सिलेबस है अगला एक चैप्टर और पढ़ते ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज चैप्टर 8 की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर में जो इसका पहला लेक्चर है उसमें तो जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे ही। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हमारा जो लेक्चर फर्स्ट जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और इस पूरे चैप्टर में जिन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले है परिवहन। हमने हाल ही में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय पढ़े हैं। उन व्यवसाय में हमने देखा कि हमने मानव का जो काम है, मानव का जो व्यवसाय है उसको एक कैटेगरी में बांट दिया था और उस कैटेगरी में बांटकर हमने ये डिसाइड और ये समझने का प्रयास किया था कि कौन सा व्यवसाय किस तरीके से किया जाता है और वो किस कैटेगरी में आता है। कोई खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है तो वो किस में आएगा। कोई अगर व्यापार कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर, किसी भी लेवल पर, तो वो किस में आएगा। डॉक्टर या शिक्षक किस लेवल में आएगा और जो लोग उद्योग करते हैं, विनिर्माण करते हैं, वो किस में आएंगे और आईबी के चीफ वगैरह या जज वगैरह किस में आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसी में जब हम सेवाओं की बात कर रहे थे तो एक व्यवसाय आ रहा था व्यापार, और व्यापार बिना परिवहन के नहीं किया जा सकता। तो आज का जो ये पूरा लेक्चर और ये पूरा चैप्टर जो है चलने वाला है परिवहन पर चलने वाला है। किस पर चलने वाला है? परिवहन पर। इसके अलावा हम रेल मार्ग की बात करेंगे। रेल मार्ग में कौन कौन सी लाइनें यानी पटरियां जो होती हैं उनके बीच का गैप क्या होता है, रेल मार्ग कितना विकसित हो चुका है, कब से चला आ रहा है, सारी बातें हम करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सड़क मार्ग की। सबसे पुराना मार्ग है, वैसे तो नाव सबसे पहले चल गई थी लेकिन सड़क मार्ग जो है उसके लगभग साथ ही चला। बाद में सबसे बाद में जो चला वो हवाई मार्ग चला। हवाई मार्ग आगे डिटेल से देखने वाले हैं हम। संचार की बात करेंगे, सूचना और संचार में अंतर क्या है और संचार और परिवहन में अंतर क्या है, एक सारणी के माध्यम से हम समझने वाले हैं। इसके अलावा समुद्री मार्ग की बात करेंगे कि पाइपलाइन समुद्रों में कैसे डाली जाती है, गोताखोर जो होते हैं पानी के अंदर किस प्रकार से अपना जो है जिस काम के लिए वो जाते हैं वो पूरा कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार लेक्चर को। और सबसे पहले इस लेक्चर की बात कर ले तो इस लेक्चर में हम परिवहन का अर्थ देखने वाले हैं। उसके बाद परिवहन का महत्व क्या है ये देखेंगे और परिवहन संचार में अंतर क्या है। इसके अलावा राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्ग में अंतर क्या है और रेल लाइन की चौड़ाई क्या होती है। किसकी चौड़ाई? रेल लाइन की। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम परिवहन का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। परिवहन का मतलब होता है किसी भी चारों ओर दिखाई देने वाली किसी भी वस्तु को उठाकर या वहन कर यानी अपने ऊपर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे हम पर्यावरण की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? पर्यावरण। जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि चारों ओर का आवरण, कहाँ का आवरण? चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर्यावरण में जो पर आ रहा है उसी प्रकार से हम इसको समझ रहे हैं परिवहन को, कि परिवहन का अर्थ ही कुछ इस तरह से है कि चारों ओर से। परिवहन का अर्थ क्या है? चारों तरफ से, चारों तरफ से किसी भी वस्तु को, क्या कह रहे हैं हम? किसी भी वस्तु को लाद कर, अगर आप लादना मतलब उठाना, लाद कर या उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया क्या है? परिवहन है। अब आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है वस्तु और यात्री, तो आपने ये इतना क्यों लिखा?
मैं आपको परिवहन का अर्थ भी समझाते हुए चल रहा हूँ। परिवहन का मतलब होता है किसी भी जो भी वस्तु हमें ले जानी है, चारों ओर जो वस्तु दिखाई दे रही है सारी को तो हम ले जा नहीं सकते, लेकिन उनमें से कोई भी वस्तु जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जानी है वो परिवहन कहलाता है। जैसे कि मैं घर से यहाँ आया हूँ तो जिस बाइक से मैं आया हूँ वो क्या है, परिवहन है मेरे लिए। और जैसे ही मैं स्टूडियो के बाहर उतरा, वहाँ से अंदर जब मैं आया तो मैंने मेरे पैरों का प्रयोग किया, तो यहाँ पैर मेरे लिए क्या है, परिवहन का साधन है। एक बोतल यहाँ पे पड़ी है, इसको जैसे ही मैं बाहर लेके जाऊँगा यहाँ से वहाँ रखूँगा जहाँ से मैं लेके आया हूँ, ये भी क्या है, बोतल। बोतल के लिए मैं क्या हुआ, परिवहन। तो परिवहन का मतलब है कि जिसके ऊपर चीज़ को लाद कर या बिठा कर या भर कर या साथ में ले जाया जा रहा है वो परिवहन होता है। इससे ज़्यादा इस पर डिस्कस की जरूरत नहीं है। परिवहन के लिए मनुष्य, पशु तथा वाहनों का प्रयोग होता है या करता है। यानी परिवहन के लिए पहले मानव क्या करता था, जैसे पहले बैलगाड़ी का प्रयोग करने लगा। पहले मानव खुद ही परिवहन का साधन, सबसे पहला परिवहन का साधन मानव खुद है। उसके बाद वो गाड़ियों का प्रयोग करने लगा, बैलगाड़ी चलाने लगा। फिर जो है बैलगाड़ी से धीरे धीरे नावें जो है वो पहले ही चल गई थी बैलगाड़ी से। तो हम जब रेल मार्ग पढ़ेंगे, हवाई मार्ग पढ़ेंगे, वो सारे के सारे किस में आते हैं, परिवहन के। यानी किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो माध्यम होता है वो परिवहन कहलाता है। और किस माध्यम, परिवहन के भी प्रकार होते हैं, किस माध्यम से यानी किस प्रकार के परिवहन से उसको ले जाया जा रहा है वो चीज़ भी मायना रखती है। यानी उसे हवाई मार्ग से ले जाया जा रहा है तो हवाई परिवहन हो गया, उसे जल के माध्यम से नाव में बिठा कर ले जाया जा रहा है तो जलीय जो मार्ग है वो हो गया, और उसे सड़क पे से ले जाया जा रहा है या ट्रेन से ले जाया जा रहा है तो स्थल मार्ग हो गया। स्थल मार्ग में भी, स्थल परिवहन में भी जो है सड़क परिवहन और रेल परिवहन दो हुआ करते हैं। अगर किसी पाइपलाइन को पानी के अंदर से निकाला जा रहा है तो वो पाइपलाइन परिवहन होता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो वो जो भी पाइपलाइन के अंदर मंगवाया जा रहा है, जैसे ईरान से तेल मंगवाया जा रहा है, पाइपलाइन गाड़ी गई है, या फिर बिसलपुर का पानी जब जयपुर में जाता है तो जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से जाता है, तो उस पानी के लिए पाइपलाइन परिवहन का काम कर रही है। तो परिवहन का मतलब यहाँ की क्या है, परिवहन का मतलब कोई भी चीज़ को उठाकर या लाद कर या बिठा कर या अपने साथ ले जाया जाता है, और जिस माध्यम से वो जा रही है, जो माध्यम उसके पीछे काम कर रहा है वो परिवहन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो जैसे इसमें हमने देखा मनुष्य और पशु दोनों के रूप में हो सकता है। पहले मानव बैलगाड़ी वगैरह का प्रयोग करता था तो वो परिवहन का साधन था। जैसे हम जहाँ ज़्यादा बर्फ़ होती है, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है वहाँ स्लेज गाड़ी चला करती है, जिसे रेडियार और कुत्ते खींचा करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों की बात कर ली, या ध्रुवीय पोलर जो क्षेत्र है उनकी अगर बात करें तो वहाँ जो एस्किमो जनजातियाँ जैसे लोग रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं जो बर्फ़ में आसानी से चल जाए। तो उनके लिए परिवहन का साधन कौन सा हुआ, स्लेज गाड़ी। उसको खींचने वाले कौन, कुत्ते और रेडियार। लेकिन अब वो डेवलप हो गया, आजकल वो विक्टर बाइक अमेरिका के सहयोग से अवेलेबल कराई जाती है, जो सीधे उन बर्फ़ के जो टीले बने रहते हैं उन पर आसानी से चल जाती है। लेकिन है तो परिवहन का परिवहन ही। तो वो किसके माध्यम से था, पहले पशु के माध्यम से था और फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो पशु वाहन, पहले जब कुत्ते और रेडियार खींचते थे तो पशु के माध्यम से, जब आज वाहन चल रहे हैं, स्कूटर चल रहा है तो इसका मतलब वाहन हो गया। और अगर स्लेज गाड़ी को मनुष्य खींच कर ले जाता तो मनुष्य परिवहन कहलाता। तो ये चीज़ हम समझ गए। यह आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है। यानी परिवहन जो है उसके बगैर कुछ भी नहीं चल सकता। परिवहन के बगैर ना तो किसी देश की जीडीपी सुधर सकती और न ही किसी देश का विकास हो सकता और ना ही कोई विकासशील देश विकसित हो सकता। क्यों? क्योंकि बिना परिवहन के उद्योग नहीं चलते। अब आप कहेंगे सर कच्चा माल मिल रहा है वो तो चलेगा, उद्योग क्यों नहीं चलेगा, कच्चा माल बहुत पैदा किया जा रहा है। भारत लोहा, मसाले और कपास आदि चीज़ों में अपनी निपुणता दिखा चुका है, तो फिर उद्योग व्यवसाय चलेगा तो फिर जो है देश विकसित से विकासशील से विकसित की श्रेणी में क्यों नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, जब व्यापार चलेगा तो उस व्यापार को जरूरत किसकी पड़ेगी, परिवहन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, परिवहन की। क्योंकि किसी भी चीज़ को लाने और ले जाने में, जैसे कि कच्चा माल खेत से हमने उठाया, तिल उठाया, इसका तेल निकालना है, तो तिल वहाँ से उठाकर उद्योग से लाए, परिवहन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। मैं आपकी उस बात को मानता हूँ कि वो व्यापार कहलाता है, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि खेत से जब लाया जा रहा है तो व्यापार किस पर टिका हुआ है, वो परिवहन पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है, परिवहन पर। अब उसे वहाँ से
जब वो उद्योग के अंदर तैयार हो जाएगा उसको बाजार में निर्यात करने के लिए ले जाया जाएगा। जब किसकी जरूरत पड़ेगी, है तो व्यापारी लेकिन जरूरत किसकी पड़ रही है, परिवहन की जरूरत पड़ रही है। अब परिवहन या धुरी का काम कर रहा है, यानी ना तो कच्चा माल फैक्ट्री में आएगा ना तैयार होकर बाजार में जाएगा। अगर क्या नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, इसलिए परिवहन का होना क्या है, बहुत जरूरी है। अब परिवहन जो है वो एक धुरी है किसी भी उद्योग की, उसके बगैर नहीं चल सकता। बिना परिवहन के पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी जो है पूरी तरह से गिर जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यह आर्थिक विकास का अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है, आर्थिक विकास का। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है। अब सड़क आपको पता है और रेल आपको पता है। सड़क पर बस चलती है तो बस किस पे चलती है, जमीन पे। टेम्पू, बाइक, कुछ भी ले लो जो सड़क पे चला करता है वो जमीन पे चलेगा। रेल भी किस पे चलती है, जमीन पे। तो जो स्थल मार्ग जो होता है उसमें सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों आता है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद नौ परिवहन यानी नाव, नेविगेशन भी कहते हैं, तथा जल मार्ग, वायु मार्ग परिवहन के अन्य अंग है। सबसे पहले जो नौ परिवहन है वो बहुत पहले चल गया था। आपने सुना होगा कि भारत की खोज मई की उस चिलचिलाती धूप में 1498 में एक वास्को डिगामा नाम का व्यक्ति भारत में आया। केरल के कालीकट बंदरगाह से उसने भारत में प्रवेश किया। बात वो नहीं है कि वो भारत में क्यों आया, वो मसाले वगैरह लेने के लिए आया और यहाँ से ले गया। उसके 60 गुना मुनाफा उसने कमाया। उसके बाद सारी विदेशी कंपनियां यहाँ आने लग गई। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि 1498 में भी हमारे देश में कोई हवाई मार्ग नहीं था, सड़कें उतनी डेवलप नहीं थी, ट्रेन वगैरह उतनी डेवलप नहीं थी, क्योंकि ट्रेन तो हमारे यहाँ चली 1853 में। पहली स्वनिर्मित ट्रेन जो है 1853 में चली, मुंबई से थाने तक, यानी उसी में बॉम्बे के अंदर थाने तक जगह है बॉम्बे में। तो ये मुंबई से थाने तक जो पहली ट्रेन चली है हमारी, ये 1853 के आसपास चली। और ये एक छोटा सा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है यहाँ मुंबई में, वहाँ से थाने तक चली। तो हमारा इतना डेवलप नहीं था। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1498 की। कब की बात कर रहा हूँ, 1498 की। उस समय वास्को डिगामा आया तो किस मार्ग से आया, जलीय मार्ग से आया। तो नौ परिवहन बहुत पहला है और सबसे सस्ता भी पड़ता है, यानी ये जो परिवहन है सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता, ठीक है। तो जल मार्ग, जल वाला नौ परिवहन तथा जल मार्ग और वायु परिवहन के अन्य भाग है। अब यहां देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वायु मार्ग परिवहन के अन्य भाग है। वायु मार्ग यानी ये नौ परिवहन और जल मार्ग वायु मार्ग के भाग नहीं है, ये भी अलग है। यानी ये यहाँ दिखाया गया है जल मार्ग और ये वायु मार्ग यहाँ दिखाया गया है। तो ये कह रहा है कि परिवहन के ही भाग है ये तीनों, 1 2 3 जो दिखाए गए हैं ये परिवहन के भाग है। कहीं ऐसा नहीं समझना कि ये दोनों इसके भाग है। समझ गए, आगे बढ़िएगा। पाइपलाइन भी एक प्रकार का परिवहन है। पाइपलाइन क्या है, क्यों भाई, पाइपलाइन में क्या कोई वस्तु इधर से उधर नहीं जाती क्या, बिल्कुल जाती है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि बिसलपुर टोंक जिला जो राजस्थान का है उसका पानी अजमेर में सप्लाई के लिए आता है, उसका पानी जयपुर जिले में सप्लाई के लिए, पीने के लिए, पेय की आपूर्ति यानी पेयजल की आपूर्ति के लिए जाता है। तो दोनों में जो आपूर्ति कर रहा है जल की वो कौन है, पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से ही वो जा पाता है। इसलिए पाइपलाइन को भी हमने किस में रखा है, परिवहन में रखा है। इस चीज का ध्यान रखें। ये एक संगठित सेवा उद्योग है, ये एक प्रकार की सेवा है, ठीक है, क्योंकि ये कोई उत्पादन थोड़ी करता है भाई। एक तो वो होता है जो उत्पादन करता है, क्या करता है, उत्पादन। एक वो होता है जो दोहन करता है, क्या करता है, दोहन। तो उत्पादन करता है सेकेंडरी व्यवसाय और दोहन करता है यानी चीजों की खपत करता है प्राथमिक व्यवसाय। और एक देता है सेवा, एक क्या देता है, सेवा, वो है हमारा थर्ड व्यवसाय जो था। और ये एक प्रकार का क्या है, सेवा उद्योग। क्योंकि सेवा उद्योग की एक खासियत है कि सेवा उद्योग कभी भी क्या नहीं चाहता, सेवा उद्योग जो है सिर्फ वेतन चाहता है। क्या चाहता है, वेतन चाहता है। फिर ये क्या नहीं चाहता है, ये उत्पादन नहीं करता, उत्पादन नहीं करता। कौन सा, सेवा सेक्टर। तो ये एक सेवा है। परिवहन आयात निर्यात की धुरी है। मुझे बताओ कोई भी चीज आ पाएगी क्या यहाँ पे, कोई भी चीज यहाँ से जा पाएगी क्या।
जब कोई वस्तु इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो क्या आयात निर्यात नहीं होगा तो कोई वस्तु जो है जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पहुंच पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए परिवहन जो है वो आयात निर्यात जो है उसकी धुरी है, यानी उसके बगैर, परिवहन के बगैर आयात और निर्यात दोनों नहीं चल पाते हैं। कैसे नहीं चल पाते हैं? एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए। 1991 को 1991 में भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। ओनली फॉर 7 डेज, यानी 7 दिन हमारे देश को हम चला सके, इतना पैसा हमारे पास बचा था। क्योंकि उस समय पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद थी। क्या थी? बंद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इसका मतलब क्या है कि बॉर्डर जो होती थी इस देश से इस देश में कोई भी आता तो एक शुल्क लिया जाता था। क्या लिया जाता था? शुल्क। इसलिए जो व्यापारी होते थे वो भारत आना पसंद नहीं करते थे। भारत आना पसंद नहीं करते थे। कौन? व्यापारी। अब क्या हुआ? अब हमारे देश में बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है ना तो हम किसी उद्योगपति को यहाँ इनवाइट करते, ना बाहर की चीजें ज्यादा मंगाते, ना ही बाहर ज्यादा जाने देते। बंद अर्थव्यवस्था मतलब पूरी तरह से हमने व्यापार की छूट नहीं दे रखी थी सब लोगों को। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के पीएम थे, उन्होंने ये बंद जो अर्थव्यवस्था है उसको खुली अर्थव्यवस्था कर दी। इसको क्या कर दी? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया ये। उस समय ये वित्त मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने सजेशन दिया कि ऐसा किया जाए। 1991 में ये देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उस समय वित्त मंत्री थे और बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हैं, तो उन्हें वो सारी परिस्थितियां बताती कि देश की स्थिति क्यों खराब हो रही है। तो इन्होंने सजेशन किया सबको कि जो व्यापार है उसको हम खुली अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें और ये जो शुल्क है इसको अगर घटा दिया जाए तो भारत रातों रात डेवलप होने लग जाएगा। और ये चीज कारगर साबित हुई और हमारा देश ऊंचाइयों को छूने लग गया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आयात निर्यात जब बंद रहता है जब देश की बंद अर्थव्यवस्था हो, और आयात निर्यात विदेशों में जब चालू होता है जब खुली अर्थव्यवस्था हो। तो ये कब शुरू हुआ भारत में? 1991 में। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो आगे क्या देख रहे हैं हम? परिवहन से संबंधित ये जो तथ्य हैं उसमें जो परिवहन है उसका मुख्य महत्व क्या है, यानी परिवहन जो है हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला देता है, ऐसा क्या चेंज ला देता है, उसकी बात हम करेंगे। परिवहन राष्ट्रों को एक साथ आने में मदद करता है कि नहीं करता है? जैसे मान लो कि यहाँ के किसी को कपड़े पहनने और वो कहीं और रहता है तो वहाँ मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? यहाँ से आपको समझ में नहीं आई बात तो फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपने फर्स्ट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उसमें बेंदा और केरी की कहानी है। बेंदा से हमें कुछ नहीं करना है, आम की जो वाइफ है प्यारी सी केरी, उसकी बात हम कर रहे हैं। केरी एक लेडीज थी, आम की पत्नी नहीं है ना। तो केरी जो है वो क्या करती है, वो विदेश में फ्लाइट से जाती है, उसको जो खाना होता है वहाँ पिज्जा बर्गर चाउमीन आईमीन जो भी खाना होता है खा के शाम को सास बहू का सीरियल देखने के लिए वापस नॉर्वे आ जाती है। ट्रोंडहाइम शहर की रहने वाली होती है, पढ़ा है हमने इस सारी चीज को। तो वो किसके माध्यम से जा पा रही है? वो परिवहन के माध्यम से जा पा रही है और इसीलिए वो वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के खान पान से कनेक्ट हो पा रही है। इसीलिए कहा गया है कि सारे राष्ट्रों को एक साथ लाने का काम। अब मान लो मोदी जी को कहीं जाना है, ट्रंप को कहीं आना है, चिनमिन जाओ चिंगू मिंगू चिंगू को किधर आना है, यानी इधर देश के लोग इधर और इधर देश के लोग इधर, क्या इतनी आसानी से पहले जा पाते थे जब परिवहन नहीं हुआ करता था? आज इतना आसान हो गया कि मोदी जी को अभी लगे कि मुझे अमेरिका जाके आना है तो वो अगले विदिन मतलब इवनिंग तक वहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे? क्योंकि आजकल साधन परिवहन जो है वो इतना सुचारू रूप से और इतना मजबूत हो गया कि जो व्यक्ति जहाँ जाना चाहे वहाँ जाकर अपना काम करके तुरंत आ सकता है। तो इससे क्या हुआ? राष्ट्र एक साथ आए, सारे देशों की मजबूती बनी। इतना ही लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उधम में मदद, उधम वो नहीं होता दया गुस्ता दया धमाधम बॉक्सिंग है ना चूंटिया भरना, समझते हो ना? उधम वो नहीं है। यहाँ उधम का मतलब है उद्योग। उधम का मतलब यहाँ क्या है? उद्योग। उद्योग, ये लो जी, उधम मतलब उद्योग।
अब कोई भी उद्योग खोला जा रहा है और वहां माल की जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात है। आधे पॉइंट तो आप देखते ही समझ रहे हो, माल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। अब माल कहीं से मंगाया जाता है, तो मंगाया कैसे जाएगा? ये तो है नहीं कि वहां से उसने फूंक लगाई, और फूंक भी लगाएगा तो फूंक से अगर माल आ रहा है तो भी फूंक या क्या है, परिवहन है। लेकिन उसको किसी ना किसी पिकअप में, टेम्पो में, ऑटो में, बस में, ट्रेन में, जलीय मार्ग से, नाव में या फिर फ्लाइट से उस माल को लाया जाएगा। खेत के अंदर गेहूं पैदा हुए, उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर या ट्रक के द्वारा उसको फैक्ट्री में लाके उसका विनिर्माण यानी उससे बिस्किट बनाए जाएंगे, और फिर वहां से बनने के बाद मार्केट में उसे बेचने के लिए ले जाया जाएगा। तो ये जो ले जाने का काम कर रहे हैं ये सारा परिवहन ही तो है। इसीलिए कहा गया है उद्योग जो जिसमें बिस्किट बने थे वो पूरा किस पर टिका था? परिवहन पर। अब आपको सर व्यापारी मर जाए तो परिवहन क्या करेगा? ऐसे तो जो है परिवहन ही खत्म हो जाए, व्यापारी खत्म हो जाए तो देश की गरीबी जो है वहाँ की वहीं रह जाएगी। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, मैं पहले कह चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट कनेक्ट है ना, वैसे ही इसके जो पार्ट है परिवहन संचार वो भी क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। जीवन रोजगार सर्जन, अब परिवहन से खूब रोजगार मिलता है लोगों को। अब ट्रक वाला जो टावल टेमल जिसे हम कहते हैं, या फिर बड़ा कपड़ा होता है उसको प्लेट के फिर ट्रक चलाता रहता है, घूमता रहता है, रात को फिर रोकता है, सो जाता है, फिर चलाता है, फिर उठता है, खाता रहता है, पीता रहता है। मतलब वो खाना पीना जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? उसका परिवहन से आ रहा है। वो ट्रक नहीं चलाएगा तो पैसा आएगा क्या? टेम्पो वाला टेम्पो नहीं चलाएगा तो पैसा आएगा क्या? बस वाला बस नहीं चलाएगा तो पैसा आएगा क्या उसका? तो फिर उनका रोजगार क्या है? सब रोजगार का सर्जन कहाँ से हुआ है उनका? इसी से, परिवहन से, बस, ठीक है। जीवन स्तर सुधार, अब पैसा आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, देश में पैसा आएगा तो अपने आप लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। प्रतिरक्षा सामरिक में तो यह बहुत बड़ी बात है। प्रतिरक्षा सामरिक में तो सामरिक का मतलब यहाँ पे युद्ध से है। किससे है? सर युद्ध क्यों करवा रहे हो? हम पहले ही 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झेल चुके हैं। उसके बाद 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब जेल चुके हैं, जीत नहीं चुके हैं ना। 1965 में 71 में बड़े बड़े युद्ध जो है हम देख चुके हैं। सिर्फ वॉर की बात क्यों करते हो? वॉर तो कभी भी कोई भी कर सकता है। देश को मजबूत रहना चाहिए, उस समय परिवहन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर युद्ध के समय कोई सबसे ज़्यादा काम आता है तो वो है वायु परिवहन। कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। इसलिए जैसे राजस्थान के बीकानेर में एक नाल हवाई अड्डा बनाया गया है, वहाँ सीधा एरोप्लेन उतरता और खड्डे के अंदर चला जाता है। अंदर गुफा बनी हुई है, कोई छू ही नहीं सकता उसको। क्या नहीं कर सकता? हर कोई जा ही नहीं सकता वहाँ पे। तो प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब अपनी रक्षा करने के लिए युद्धों में, प्रतिरक्षा मतलब अपनी रक्षा करने के लिए, सामरिक यानी युद्ध में बहुत महत्व। अपनी मतलब अपने देश की, ये नहीं कि युद्ध हो गया खुद की रक्षा करे, पहले पूरे देश की रक्षा करनी है। किसकी करनी है? पूरे देश की रक्षा। तो खुद का नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए खुद का। प्रतिरक्षा सामरिक महत्व का मतलब है परिवहन में, परिवहन जो है युद्ध के क्षेत्रों में कितना काम कर रहा है, ये चीज मायना रखती है। आगे देखिएगा, ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जेसीबी है, ये मिट्टी लेके जा रही है, ये फ्लाइट है, ये मशीन वगैरह है। तो ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। एक वो आग बुझाने वाली थी, है ना, आंसर लगा देते हैं आग बुझाने वाली, बच्चों को पता चले। अगर ये नहीं होती, अगर ये पानी लेके नहीं आती, अगर परिवहन नहीं होता तो ये पानी लेके नहीं आती, और पानी लेके नहीं आती तो आग नहीं बुझती, ठीक है ना। यहाँ पे परिवहन संचार है। और तेज में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आज, आप वॉल्यूम बढ़ा लेना, क्योंकि गला पूरी तरह से, बता दिया था पिछली क्लास में, पूरी तरह से जाम हो चुका है, ठीक है ना। तो ये देखिए परिवहन और संचार में क्या अर्थ है। सबसे पहली बात तो ये है, संचार और सूचना में क्या अंतर है, संचार और सूचना में क्या अंतर है। तो इसको हम मौखिक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? इसको हम मौखिक समझ लेते हैं, ठीक है। सुंदर नहीं लिखा गया, ठीक है। सूचना और संचार, कई बार बताया भी है, कईयों को पता भी है, लेकिन ध्यान से सुनना, अगली बार नहीं बताऊंगा फिर बार बार। सूचना और संचार, सूचना तो वो है जो आप तक पहुंचाई जा रही है, और संचार वो है जो ये माध्यम है। मैं यहाँ से बोला कि मेरा नाम मोनू चौधरी है, आपके कानों में ये बात पहुंच गई, मतलब सूचना है। मैं कहूँगा कि कल आपकी डबल क्लास ली जाएगी, है ना। अब टेबल पे चढ़ के नाचने वाले जना कभी तो एक ही नहीं होती, आज डबल की बात कर रहे, ये सूचना है। ये क्या है? सूचना है। लेकिन जिस यूट्यूब के माध्यम से, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी ये सूचना आप तक पहुंच पाती है, वो क्या है? संचार है।
समझ गए बात को। अब देखते हैं संचार और परिवहन में क्या अंतर है। परिवहन उपयोगी वस्तु व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के साधनों को परिवहन साधन कहते हैं। भाई बहुत छोटी सी बात है, किसी वस्तु को, वही जो परिभाषा है वही अंतर है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो कला है, भेजने का जो तरीका है, वो सब क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। एक वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान पर, वही छोटी सी बात है, जैसे मेरे पास रिमोट है, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे परिवहन का साधन कौन हुआ, हाथ हुआ। कौन हुआ भाई, हाथ हुआ। ठीक है। अब रेल, सड़क, जल मार्ग तथा वायु मार्ग परिवहन के प्रमुख साधन है। यानी ट्रेन जो होती है वो किस में आती है, स्थल परिवहन में। सड़क किस में आती है, स्थल परिवहन में। तो रेल और सड़कें किसका है, स्थल परिवहन का। जल मार्ग वायु परिवहन के प्रमुख साधन है। क्या है, प्रमुख साधन। भाई आपको सिर्फ परिवहन में ये ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठाकर, ढोकर, बिठाकर कैसे भी दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, उसको जो ले जाया जा रहा है वो जो माध्यम है वो परिवहन कहलाता है। दूसरा, ये सड़क से ले जाया जा रहा है तो सड़क मार्ग है, रेल से ले जाया जा रहा है तो रेल मार्ग है। सड़क और रेल दोनों स्थल मार्ग में आते हैं। नाव से ले जाया जा रहा है तो जलीय मार्ग है, और एरोप्लेन से ले जाया जाता है तो हवाई मार्ग है। और पाइपलाइन के माध्यम से इराक से तेल मंगाया जा रहा है, या फिर टोंक बिसलपुर से अजमेर को पानी दिया जा रहा है, तो ये क्या है, जल परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से है। किसके माध्यम से, पाइपलाइन परिवहन कहलाएगा ये। संचार, संदेश तथा विचारों को भेजने के माध्यम को संचार साधन कहा जाता है। जैसे आप YouTube पे देख रहे हैं तो यहाँ YouTube क्या है, संचार का साधन है। क्या है, आप मुझे रेडियो में सुनते तो क्या होता, रेडियो संचार का साधन होता। देखो लिखा हुआ है तार, टेलीफोन। अब मैं, आप मान लो आप मेरे से कोई कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, तो वो किसका माध्यम है, संचार का माध्यम है वो। तो माध्यम तो वो है जिसके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। संदेश तथा विचारों को भेजने के माध्यम को संचार कहते हैं। अब संचार के साधन जो है वो नीचे लिखे हुए। बताओ किसके समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा कर दो, किसके समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़े। राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग, इनमें क्या अंतर है। राष्ट्रीय महामार्ग का देख रेख जो होता है नेशनल लेवल पे किया जाता है, केंद्र सरकार करती है, और राज्य मार्गों का राज्य सरकार करती है। ये तो हुआ सरकार का मामला। इसके अलावा क्या अंतर है। राष्ट्रीय महामार्ग देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय, जैसे विभिन्न राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग देश के विभिन्न राज्यों की, जैसे राजस्थान के जयपुर से बिहार का पटना, चाहे यूपी का कानपुर, यानी यूपी के कानपुर और बिहार का जो पटना है और जयपुर है, इन तीनों को जो जोड़ने वाला महामार्ग बनाया जाएगा वो किस में आएगा, राष्ट्रीय महामार्ग में। किस में आएगा, राष्ट्रीय महामार्ग। ये क्या करता है, किसी राज्य के मुख्य नगरों को जोड़ता है। जयपुर से अजमेर को जोड़ दिया, अजमेर से अलवर को जोड़ दिया, और अलवर से फिर जयपुर को जोड़ दिया। समझ गए। तो ये किस में आएगा, राज्य में, क्योंकि ये तो राज्य के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, राज्य के अंदर। जबकि ये जो है ये राष्ट्र स्तर पे होते हैं, बड़े लेवल के होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के जो होते हैं वो राजधानियों को, अब जरूरी नहीं है इसमें राजधानी हो, कोई बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है जो किसी और राज्य का हो, यानी ये अदर स्टेट को जोड़ती है, ये राज्य के अंदर ही जोड़ा करती है, इसलिए इनका नाम क्या है, राज्य मार्ग। ये स्टेट लेवल पे काम करती है, ये नेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है। राष्ट्रीय महामार्गों का रखरखाव केंद्र सरकार करती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे नेशनल हाईवे एक्ट है, भारत का सबसे व्यस्तम राजमार्ग, उसकी देखरेख कौन करेगी, केंद्र सरकार। यानी कि राष्ट्र मतलब राष्ट्र करेगा, राष्ट्र में कौन बैठती है, केंद्र सरकार, और इसका जो रखरखाव है कौन करेगी, राज्य सरकार। रखरखाव से मतलब है टूट गया, फूट गया, फिर सही कराना, ये सारी चीजें। शेरशाह सूरी मार्ग एक राष्ट्रीय महामार्ग है। ओहो क्या बात है। ठीक है। अमृतसर चंडीगढ़ मार्ग एक राज्य महामार्ग है। जरूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल लिखे, है ना। नेशनल हाईवे 8 एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, और हमारे घर से जो गली जा रही है वो हमारा राज्य राजमार्ग है। ठीक है ना। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गली को तो नहीं कह सकते, थोड़ी बड़ी सड़क होनी चाहिए। आप अपने गली घर की जो पगडंडी है उसको भी राज्य मार्ग कह दो, नहीं, ये स्टेट हाईवे भी काफ़ी बड़े होते हैं। आगे देखिए, महत्वपूर्ण चीज यह है रेल की चौड़ाई नहीं, रेल लाइन की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई, रेल लाइन की। रेल की जो पटरियां होती है कई जगह यूं बड़ी होती है,
इस प्रकार से, ऐसे। कई जगह इससे भी चौड़ी होती है, ये नहीं होकर इस प्रकार से हो जाती है इतनी बड़ी। कई जगह इससे भी छोटी होती है। तो इन्हें 4 प्रकार में बांटा गया है और अभी का भी याद करना है। ये बड़ी लाइन जो होती है इसको हम ब्रॉड गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रॉड गेज। क्या कह रहे हैं इसको? ब्रॉड गेज, क्योंकि ये बहुत चौड़ी होती है, बहुत चौड़ी, बहुत चौड़ी। यहां तक समझ में आ गई बात। मानक वाली मानक ही है, कोई दिक्कत नहीं। मीटर वाली 1 मीटर की होती है, सीधा लिखा हुआ है। छोटी लाइन जिसे हम नैरो गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो गेज। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका कालका जो मंदिर है वहाँ ये देखने को मिलती है। कालका बहुत कम है, मतलब कालका इसका उदाहरण है। अब ब्रॉड गेज जो होती है लगभग होती है 5 फीट 6 इंच। और नैरो गेज, इन दोनों पे जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों पूछी जाती है। नैरो गेज जो होती है वो होती है 2 फीट, यानी बहुत छोटी है, देख लो आप, 2 फीट और 6 इंच, बहुत छोटी है। अब देख लो ये 5 फीट वाली है, ये 2 फीट वाली है। अब यहाँ मीटर में लिखा हुआ है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज कह सकते हैं, ये बहुत चौड़ी होती है और इसके बीच जो पटरी होती है, गेज का मतलब, या गेज का मतलब क्या है? ये गेज, इस गेज को हिंदी में लाइन लिखा गया है। हिंदी में क्या लिखा गया है? लाइन लिखा गया है। तो गेज का मतलब लाइन होता है। तो बड़ी लाइन जिसे हम ब्रॉड गेज कह सकते हैं, ब्रॉड गेज जो है वो बहुत चौड़ी होती है, 5 फीट और 6 इंच, यानी मैं लेट जाऊं नहीं हूं, इतनी बड़ी होती है ना। लेटना नहीं है मुझे ट्रेन की पटरियों पे, है ना, आपको समझाने के लिए। ये लो साहब मैं लेट गया, अगला लेक्चर आया ही नहीं, सर तो लेट चुके थे, है ना। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, या करना है बता दो, है ना। कितने जुर्म करोगे, एक तो गला पहले से ही खराब है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज जो है वो वास्तव में बड़ी लाइन होती है, सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी होती है छोटी लाइन, जिसको नैरो गेज कहते हैं। इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब वो नैरो गेज पूछ लेता है, हम सोचते हैं ये क्या है। तो ये 2 फीट 6 इंच है, देखो 1 मीटर से कम है, तो ये फिक्स है इसका। ठीक है, मीटर लाइन 1 मीटर की होती है, मानक लाइन 1.44 मीटर होती है, और बड़ी लाइन जो होती है 1.5 मीटर होती है। यानी ये दूरी घटती जाती है। कौन सी दूरी? ट्रेन की चलने की दूरी नहीं, पटरियों के बीच की दूरी। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे अलग अलग जगह, जैसे धौलपुर जो है वहाँ नैरो गेज चलती है, अब तो खत्म हो जाएगी। एकमात्र राजस्थान में जगह थी धौलपुर जहाँ नैरो गेज थी। मीटर गेज वगैरह ये फुलेरा की तरफ यहाँ चला करती है। तो ये अलग अलग जगह हुआ करती है और अलग अलग जगह देखने को भी मिलती है। ये ब्रॉड गेज जो है ये बंदरगाहों पे आदि चीज़ों पे ज़्यादा देखने को मिला करती थी, लेकिन अब पूरी तरह से जो है इसी पे ज़्यादा जोर है, ये ख़त्म होने को जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, समझी, जाना, और ये हमारा जो है 8 वाला जो चैप्टर है उसका ये पहला लेक्चर था। जरूर बताइएगा आपको कैसे समझ में आया, किस तरह से आया, क्या दिक्कत है, कितना डिटेल से लेना चाहिए, और ये दबी दबी आवाज़ से कोई परेशानी हुई क्या नहीं हुई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय